फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज आपके सामने बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूँ। स्विमर रिवर बोट प्रॉब्लम्स जो होते हैं, या तो पूछ लिया जाता है कि बोट को कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, या फिर पूछ लिया जाता है स्विमर की रिस्पेक्ट में कि स्विमर को कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, मिनिमम टाइम क्या होगा, ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कहाँ पर जाके निकलेगा अदर एंड पे। तो ये तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर की ज़रूरत है, आपके कोर्स में, आपकी फिज़िक्स में ये वाला टॉपिक आपको समझना है, पढ़ना है, तो स्टे ट्यून्ड विद माय लेक्चर। आज आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट प्रॉब्लम। सबसे पहले तो इसकी थ्योरी को हम देखेंगे कि इसकी थ्योरी क्या कहती है। अगर आपको थ्योरी इसकी पकड़ में आ गई तो न्यूमेरिकल बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट की थ्योरी क्या कहती है। सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे रिवर को। तो यूजुअली कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम रिवर को इस डायरेक्शन में बनाते हैं। लेट्स से दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। मैं इसको d से डिनोट कर रहा हूँ और इसको मैं y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और रिवर जो है, रिवर का जो फ्लो है वो x एक्सिस के अलोंग है। सो यहाँ से ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ये वाले किनारे से। लेट्स से कि जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में स्विम करता है। ओके, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो इसकी वेलोसिटी को मैं v लिख रहा हूँ, स्विमर की वेलोसिटी को v इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब रिवर की भी कुछ वेलोसिटी है। रिवर की वेलोसिटी के कारण क्या होगा, ये जो स्विमर है वो आगे बढ़ेगा। तो ये है वेलोसिटी ऑफ द रिवर, जिसको मैं u से इंडिकेट कर रहा हूँ। सो ये है स्विमर की खुद की वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सारी बातें अभी मैं यहाँ पर आपको लिख के डिटेल में समझाता हूँ। तो इन दोनों के वेलोसिटीज, इन दोनों के फ्लोज के कारण, इस वेलोसिटी के कारण और इस वेलोसिटी के कारण, ग्राउंड पे बैठे हुए व्यक्ति को जो स्विमर है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाता दिखाई देगा, इस डायरेक्शन में जाता दिखाई देगा। और वी कैन से दैट कि ये जो डायरेक्शन है इट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप ऐसा कह सकते हैं कि ग्राउंड से जब आप देखोगे स्विमर को तो वो ऐसा जाता दिखाई देगा। चलिए अब हम लिखते हैं v क्या है हमारे पास। जो v वेक्टर है इट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि रिवर में तैर रहा था v वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन रिवर या विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसको ये भी कहा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। ओके, अब दूसरा जो हमारे पास टर्म आता है u। u क्या है, u जो वेलोसिटी है इट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर फ्लो। सो इट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि जब आप ग्राउंड से देख रहे हो तो रिवर u वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है, अलोंग द x एक्सिस मूव कर रही है, या आप कह सकते हो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ये मैं y एक्सिस लिख रहा हूं। ठीक है, v पता लग गया, u पता लग गया। तो ये क्या होगा, इट इज द वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कि अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से स्विमर को देख रहा है तो वो इस डायरेक्शन में जाता दिखाई देगा। तो यूजुअली हमें इसी वैल्यू के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में बताओ। तो चलिए लिखते हैं इसको और अच्छे से। तो वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना होगा। तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मैंने पहले भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी में भी ऐसा बताया था। देखो ये 1 है, ये 2 है, s की जगह ये 1, g ग्राउंड है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और ये r और r ये क्या हो गए, कॉमन हो गए। इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। अब इनकी अगर मैं वैल्यूज देखता हूं, इसकी वैल्यू क्या है, इसको मैंने v से लिखा हुआ है, लेकिन ये वेक्टर्स हैं। जब वेक्टर्स हैं तो इनको वेक्टर नोटेशन में लिखना पड़ेगा। इसको जब मैं लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड तो v है लेकिन थीटा एंगल है, इसका मतलब ये लिखा जाएगा v कॉस वाला कंपोनेंट तो i एक्सिस के लॉन्ग चला जाएगा, प्लस v साइन वाला कंपोनेंट j एक्सिस के लॉन्ग चला जाएगा। इस तरह से इसको मैंने ब्रेक किया है कंपोनेंट्स में, थीटा एंगल पे था ये, ठीक है, ये थीटा एंगल है इस तरह से। और ये जो है, ये है वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो इट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका मैग्नीट्यूड तो u है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। सो इसको मैं और समराइज कर सकता हूँ, आई कैप और आई कैप वाली वेलोसिटीज को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, सो दैट कि हमारे पास एक प्यारा सा रिजल्ट बन जाए। सो वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैन बी रिटन एज v cos ऑफ थीटा प्लस u आई कैप प्लस v साइन ऑफ थीटा j कैप। अब इस एक्सप्रेशन को हमें समझना है कि दिस इज द वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, जिसके कारण जो स्विमर है वो अलोंग द रिवर मूव कर रहा है, और ये जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इसके कारण स्विमर वाई एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी है, दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर, क्योंकि इस वेलोसिटी के कारण स्विमर वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा। तो वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा तो रिवर को क्रॉस कर पाएगा ना। अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही चलता रहा तो रिवर को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट के कारण जो स्विमर है, जो बोट है, वो रिवर को क्रॉस करेगी। और हमेशा बात ध्यान रखना, आपको वो वाला वेलोसिटी कंपोनेंट लेना होगा जो कंपोनेंट इस रिवर के अक्रॉस होगा। देखो दो वर्ड आते हैं, एक होता है अक्रॉस द रिवर, एक होता है अलोंग द रिवर। जो अक्रॉस द रिवर होगा उसका मतलब इस तरह से रिवर को पार करना है, अक्रॉस द रिवर। तो अलोंग द रिवर होगा रिवर के साथ साथ जाना है। तो वर्ड्स को भी ध्यान में रखना कि क्वेश्चंस में अलोंग द रिवर लिखा गया है या अक्रॉस द रिवर लिखा गया है, ठीक है। अब हमें यहां पर ये कंपोनेंट पता लग गया है कि ये कंपोनेंट क्या करेगा, दिस वेलोसिटी कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्विमर टू क्रॉस द रिवर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर या अक्रॉस द रिवर है। सो दिस वेलोसिटी कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर। ठीक, ये वाली बात भी क्लियर हो गई, क्योंकि रिवर को क्रॉस करना है तो हमें वाई एक्सिस के अलोंग जाना पड़ेगा, और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट ये है। ये वाला कंपोनेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट के लिए। ड्रिफ्ट क्या होता है कि मान लो कि देखो ये स्विमर रिजल्टेंट जो पर्सन ग्राउंड से देखेगा, स्विमर उसको ऐसा जाता दिखाई देगा, और फाइनली यहाँ कहीं जाके वो फॉर एग्जाम्पल बाहर निकलता है, दूसरे किनारे पे निकलता है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको ड्रिफ्ट कहा जाता है। ये जो ड्रिफ्ट, इस डिस्टेंस को ड्रिफ्ट कहा जाएगा अलोंग द रिवर फ्लो, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट, क्योंकि ये जो x है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो ड्रिफ्ट है, ये अलोंग द x एक्सिस है, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी वो भी अलोंग द x एक्सिस ही होनी चाहिए। और यहां पर अलोंग द x एक्सिस जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो है v cos थीटा प्लस u। सो दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट x। ओके, चलिए ये दोनों हमें पता लग गए। अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है क्रॉस करने में, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक। सो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, इसको t लिख लेते हैं। तो कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। अब टाइम कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, d डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जो विड्थ है,
और कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, v sin थीटा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो मैंने यहां लिख दिया v sin थीटा। सो दिस इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। बिल्कुल ही जनरल सा एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। अब इतने टाइम के लिए, बात ध्यान से सुनना, इतने टाइम के लिए जो स्विमर था वो कहां पर है, अभी रिवर में ही स्विम कर रहा है। यार जब वो रिवर में ही स्विम कर रहा है, इसका मतलब जो रिवर की पानी की वेलोसिटी है वो उसको आगे धकेल रही होगी उतने टाइम के लिए, क्योंकि वो किनारे पे तो पहुंचा नहीं है अभी। जब तक वो पानी में है तब तक पानी की वेलोसिटी, रिवर की जो फ्लो की वेलोसिटी है वो उसको अपने फ्लो के, अपने बहाव के कारण आगे धकेलती जा रही है, जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। तो इतने ही टाइम के लिए अगर ये 10 मिनट आता है, इसका मतलब जो पानी का बहाव है स्विमर को 10 मिनट के लिए आगे धकेलता रहेगा। यहां से लेके दूसरे किनारे तक जाने में 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट के लिए जो पानी का बहाव है स्विमर को आगे धकेलता रहेगा। सो दिस, इस टाइम फ्रेम में ड्रिफ्ट भी एप्लीकेबल होगा। तो अगर मैं ड्रिफ्ट की बात करूं कि x कितना हो जाएगा, सो दिस इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहां पर कौन सी लेंगे, x एक्सिस के अलोंग जो स्पीड होगी ये लिखा जाएगा v cos थीटा प्लस u मल्टीप्लाई t, ये टाइम है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन v साइन ऑफ। ये बिल्कुल ही जनरल सा एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट का, अभी हमने इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। ओके, तो अब हम इस टॉपिक में जो आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो है कि कंडीशन टू कैलकुलेट। क्या कंडीशन है कि जो स्विमर है अगर एग्जैक्टली अपोजिट शोर पर, अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है। देखो ये y एक्सिस है, सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्विमर ने यहां से स्टार्ट किया था, बट स्विमर एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट यहां पर पहुंचना चाहता है। अगर स्विमर एग्जैक्टली यहां पर पहुंचना चाहता है तो उसके लिए ड्रिफ्ट का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि ड्रिफ्ट क्या था, यहां से लेके यहां तक जो x का वैल्यू था उसको हमने ड्रिफ्ट कहा था। अगर ये x का वैल्यू 0 हो जाता है तो स्विमर यहां से चला, यहां पर निकला। तो उसकी कंडीशन हमें पता करनी होती है कि क्या सिचुएशन हो कि यहां से चलें हम और यहां पर आके निकले। तो इस कंडीशन के लिए ड्रिफ्ट शुड बी 0, सो x शुड बी 0। तो x को जब हम 0 पुट करते हैं तो देखो हमारे पास एक अच्छा सा रिजल्ट आएगा। ये कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। सो हमारे पास हो जाएगा फिर v cos थीटा प्लस u। ये जो वैल्यू है इसको 0 पुट करना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा तभी x की वैल्यू 0 होगी। तो यहां से देखो क्या रिजल्ट आता है, v cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ u, और cos ऑफ थीटा का एक्सप्रेशन आ गया माइनस u अपॉन v। नेगेटिव एक्सप्रेशन आया है cos का। अब यहां पर बड़े आसानी से हमें बातें सीखनी पड़ेंगी कि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आई है। अगर आपको cos का ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया है, जो कि मैं यहां पर आपको सिखा रहा हूं, हालांकि मैंने सिखाया है अपने मैथमेटिकल टूल्स, जो मेरा स्टार्टिंग के शुरुआती लेक्चर था, आप सर्च कर सकते हैं मेरे कंटेंट में कि मैथमेटिकल टूल्स, तो वहां पर आपको ये थ्योरी मिल जाएगी। देखो ये cos का ग्राफ है, ये होता है 1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लिखते हैं -1। ओके, ये है 0, ये है 90 डिग्री, यहां आता है 180 डिग्री, यहां आ गया 270 डिग्री और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया 360 डिग्री। ओके, अब देखो cos जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो आप देखोगे ये नेगेटिव वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, ये नेगेटिव वैल्यू है cos की। और एंगल कहां से कहां वेरी कर रहा है, 90 डिग्री से 270 डिग्री तक एंगल वेरी कर रहा है। ओके, हमने जो जनरल फॉर्म था उसमें ये देखा था कि स्विमर इस डायरेक्शन में चला था मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, है ना, क्योंकि यहीं से तो ये एक्सप्रेशन आया था, ये वाला एक्सप्रेशन इस डायग्राम से आया था, ठीक है। अब कहता है cos की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, cos की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तभी क्या है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 होगी, जब cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव कहां पर है, ये हमें ये रीजन देखना होगा कि यहां पर कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से
जब हम कम पे रखेंगे कि इसमें कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी? क्योंकि आपको पता है ये 0 डिग्री से शुरू होकर यहाँ तक 90 है और आगे 180 डिग्री है। ठीक है, 270 तक तो जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने रिवर में रहना है तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री और उसके बाद 180 डिग्री तक ही हमें एनालाइज करना होगा। लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट तक पहुंचना है तो कहता है कि एंगल आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि स्विमर को क्या करना पड़ेगा, ये मैं अब आपको बता रहा हूं। इसका मतलब है कि स्विमर को कुछ इस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा और जो थीटा की वैल्यू होगी ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री होनी चाहिए। स्विमर अपनी तरफ से तो ऐसे जाएगा, ठीक है, अपनी तरफ से वो ऐसे जाएगा। पानी का बहाव क्या करेगा, पानी का बहाव उसको इधर धकेलेगा, जिसको हमने कहा था रिवर फ्लो के कारण वो इधर जाएगा, और रिजल्टेंट ये बैठेगा, रिजल्टेंट फिर ये बैठेगा कि वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचेगा। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो कि स्विमर को अगर एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो उसको अपनी शुरुआत जो है वो इस डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। अगर हम डायरेक्शन कहां से लेते हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हम नॉर्मल से लेते हैं एंगल, ये जो है वाई एक्सिस से अगर एंगल लेंगे तो जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, उसका वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये वाले एंगल को रिप्रेजेंट करना है या फिर यहां से एंगल को रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको दोनों एंगल बता दिए हैं, ठीक है। सो थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहां से एंगल ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब बैठेगी, तो स्विमर को नेगेटिव वैल्यू के लिए इस तरह से ऑब्टूज एंगल पे चलना पड़ेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री पे उधर ना चल के अपनी जर्नी उसको ऐसे स्टार्ट करनी पड़ेगी, पानी के फ्लो के कारण वो इधर जाएगा और एग्जैक्टली यहां पर पहुंच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसको कि इस पे अब क्या कंडीशन बैठती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो u अपॉन v है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू होती है -1। जब मैंने इसको मॉड में ले लिया तो माइनस हट गया, यहां आ गया 1। आई होप कि इसको थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं या आपने मैथ्स नहीं रखा हुआ है 11th क्लास में, बट जो कंक्लूजन पे पहुंचने वाला हूं वो आपके लिए आसान हो जाएगा, उसमें मैथमेटिक्स की आपको जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये कहती है u जो होगा लेस देन इक्वल्स टू v होगा, तभी जाके ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 होगी। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द जीरो ड्रिफ्ट, दिस इज द कंडीशन। क्या कंडीशन है ये, जरा इसको हम स्टेटमेंट में सीखें। ये कहता है जो v है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू u होना चाहिए। v है जो मतलब जो स्विमर की खुद की वेलोसिटी है वो रिवर फ्लो की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके स्विमर यहां से चलेगा और यहां पर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वैल्यू मैं कहता हूं 4 मीटर पर सेकेंड है और रिवर फ्लो की वैल्यू मैं कहता हूं 3 मीटर पर सेकेंड है, तो पॉसिबिलिटी है, यस पॉसिबिलिटी है कि स्विमर यहां से चलेगा और यहां पर आके निकलेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। बट अगर इसका अपोजिट हो जाता है कि रिवर फ्लो की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है और स्विमर की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है, फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती, फिर स्विमर कभी भी यहां पर नहीं पहुंच पाएगा, उसको हमेशा आगे ही जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट की वैल्यू आएगी ही आएगी। ओके, आई होप कि आपको मेरी बात ये समझ आ रही होगी, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट। तो शुरुआत कहां से हुई थी इस कंडीशन को जानने के लिए कि ड्रिफ्ट की वैल्यू को हमें 0 पुट करना होता है। ओके, सो यहां से अब देखते हैं कि एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे तो पहुंच गए, कितना टाइम लगा होगा। सो टाइम टेकन टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट। तो इसमें देखते हैं, लेट्स से t टाइम लगा, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, मैंने आपको बताया हुआ है विड्थ, जो विड्थ है रिवर की वो d मानते हैं हम,
मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये d है विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक। और कौन सी वेलोसिटी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इस d डिस्टेंस को कवर करने के लिए? तो आप देखते हो एक वेक्टर तो ये है, एक वेक्टर ये है, एक ये रिजल्टेंट वेक्टर आया। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये v और u का रिजल्टेंट होगा। तो आप देखोगे यहां पर 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस की हेल्प से आप इस v डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और वो क्या आ जाएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। इतना टाइम लगेगा, तो यहां मैं लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इतना टाइम इसको लग सकता है। ओके, ये मैंने इसको भी फ्रेम कर दिया। अब एक और कंडीशन यहां पर है हमारे पास कि मिनिमम टाइम कितना लग सकता है स्विमर को रिवर को क्रॉस करने में। ये क्या था, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। दूसरी कंडीशन हम क्या सीखेंगे, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट सेशन है कि मिनिमम टाइम कितना लग सकता है रिवर को क्रॉस करने में। तो हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन था टाइम का वो है t इक्वल्स टू डी अपॉन वी साइन थीटा। डायग्राम हमारी स्टार्टिंग वाली ही रहेगी जहाँ से हमने अपने डिस्कशन को स्टार्ट किया था। उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन टाइम का आया था वो है डी अपॉन वी साइन ऑफ थीटा। अब मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, सो इट इज मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। सो रिवर को क्रॉस करने में मिनिमम टाइम जितना लग सकता है वो आप लिख सकते हैं d अपॉन वी, क्योंकि जो साइन थीटा है उस पर डिपेंड कर रही है t की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यू, ये जो साइन थीटा आपको दिख रहा है, ये अगर मैक्सिमम हो जाए तो t जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, राइट। तो टाइम साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1 होता है। इसका मतलब जो साइन ऑफ थीटा है उसका वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 है। और होता कब है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। आपको याद होगा जो हमने शुरुआत की थी अपनी डायग्राम से, तो हमने कहा था कि स्विमर कुछ थीटा एंगल से v वेलोसिटी से ऐसे जाएगा, बट टाइम, मिनिमम टाइम के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्विमर को जल्दी से जल्दी रिवर क्रॉस करनी है तो उसको अपनी डायरेक्शन ऐसी रखनी पड़ेगी, इस तरह से, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे। उसको अपनी तरफ से जो एफर्ट लगाना है स्विम करने के लिए वो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो होना चाहिए। और रिवर जो है वो उसको इस तरफ धकेल देगी और फाइनली जो स्विमर होगा वो यहाँ कहीं आके निकलेगा, यहाँ कहीं आके दूसरे किनारे पे पहुंचेगा। सो बातें, दोनों कंडीशंस याद रखना। अगर मिनिमम टाइम टेकन पे सवाल आता है तो आपको डायग्राम क्लियर होनी चाहिए कि स्विमर को अपनी जर्नी जो है किस डायरेक्शन में स्टार्ट करनी है। तो स्विमर को अपनी जर्नी बिल्कुल इस तरह से परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो स्टार्ट करनी होती है। ये है मिनिमम टाइम की डायग्राम। और अगर उसको एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना होता है तो उसकी भी डायग्राम मैंने आपको बता दी थी कि एग्जैक्टली यहाँ पर पहुंचना है अगर, तो फिर उसको अपनी जर्नी जो है इस तरह से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा, इस तरह से v होगा, ये u होगा और ये रिजल्टेंट आ जाएगा, वो यहाँ पर एग्जैक्टली पहुंचेगा। ये दोनों डायग्राम्स आपको पता होनी चाहिए, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सो मिनिमम टाइम कितना लगेगा, d अपॉन वी। सो मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू d अपॉन वी। ये छोटी सी इसकी थ्योरी थी। सवाल देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। आपके सामने डाटा है, ए मैन कैन स्विम एट ए रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सो दिस वैल्यू इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, सो 1 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लो एट ए रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो विड्थ ऑफ रिवर है वो 1 किलोमीटर है और जो ये 3 किलोमीटर पर आवर है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि रिवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखी जाती है, फ्लो कर रही है। ऑल राइट, आपसे क्या पूछा गया है, स्विमर जो है
A man wishes to swim across the river directly opposite to the starting point. So वो यहाँ से exactly opposite point पे पहुँचना चाहता है। तो डाटा देख लेते हैं, हम डायग्राम देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास रिवर है, स्विमर यहाँ से चल के एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुँचना चाहता है। तो मैंने आपको सिखाया है, अगर एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट से पहुँचना है, ए से चल के बी पे पहुँचना है, तो स्विमर को अपनी जर्नी जो है कुछ इस डायरेक्शन में लेके जानी पड़ेगी, सो दैट रिवर अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करेगा इस डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट जो होगा वो एग्जैक्टली ए से बी हो जाएगा रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट फिर बैठेगा। ठीक है, तो आपको इतना तो पता लग गया कि उसको थीटा एंगल लेके जाना है। मैं यहाँ से अब देखो क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल से थीटा रख रहा हूँ। जो मैंने अपनी जनरल डेरिवेशंस बताई थी वहाँ से थीटा मैंने यहाँ से लिया था, लेकिन जब आपको पता है कि ऑब्टूज एंगल होना चाहिए, यहाँ से 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ से एक्यूट एंगल होगा, तो इस डायरेक्शन में स्विमर को जाना पड़ेगा। अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन, अब इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, व्हाट डायरेक्शन मस्ट द स्विमर स्विम। इतना तो पता है किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, कितने डिग्री पे जाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। अब देखो आपके पास जो डाटा है, ये जो v की वैल्यू है ये है 5 किलोमीटर पर आवर, और u जो है रिवर के लिए वो है 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आपको एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, जिसमें से ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू 5 है, और इस साइड की इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर cos थीटा क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 लिखा जा सकता है। ठीक है ना। देखो आपको ये ट्राइंगल की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइंगल होता है कि जब ये 37 डिग्री हो, ऐसे होता है 3, 4 और 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। 3 के सामने वाला एंगल जो होगा 37 डिग्री होगा, 4 के सामने वाला जो एंगल होगा वो 53 डिग्री होगा, या ये कह सकते हैं 5 और 3 के बीच वाला एंगल 53 डिग्री होगा। तो यहाँ से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू पता करना चाहता हूँ कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो लिखा जा सकता है cos ऑफ थीटा। cos थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स 3/5। तो 3/5 जब हम करेंगे तो इनके बीच किस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग देखा जा रहा है सब कुछ, ये थीटा है हमारे पास, ये थीटा है। इसका मतलब cos ऑफ 37 डिग्री होता है 3/5। तो ये 3/5 हमारे पास इस डायग्राम में बैठा है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 37 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा कम्स आउट टू बी 37 डिग्री विद नॉर्मल, विद नॉर्मल। इस डायरेक्शन पे उसको स्विम करना पड़ेगा 37 डिग्री पे। और अगर हॉरिजॉन्टल से कहा जाए, हॉरिजॉन्टल से कितना होना चाहिए, तो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम या रिवर फ्लो, ये हो जाएगा 90 + 37 डिग्री, इट्स कम्स आउट टू बी 127 डिग्री। ठीक है, ऑप्शंस में ये भी एंगल हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है, आगे ये भी क्लियरली लिखा होगा, विद नॉर्मल इतना होना चाहिए, विद हॉरिजॉन्टल 127 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व कि किस डायरेक्शन में स्विमर को स्विम करना पड़ेगा। इट मस्ट स्विम एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, what should be his resultant velocity? So v dash is the resultant velocity, ये resultant velocity होनी चाहिए, और इसको मैंने आपको सिखाया हुआ है, इसको कैसे लिखते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए, v डैश इक्वल्स टू √of v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर करके, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो v डैश इक्वल्स टू √of 16 विच कम्स आउट टू बी 4। यूनिट क्या है इसकी, किलोमीटर पर आवर। ये इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा v डैश का, और यूनिट याद रखना क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर्स में था, इसलिए रिजल्टेंट वेलोसिटी का यूनिट भी हम किलोमीटर पर आवर में ही लिखेंगे। ओके, अब हमारा सी पार्ट आ गया, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। ऑब्वियसली रिवर को क्रॉस करने के लिए हमें वो वाला वेलोसिटी कंपोनेंट चाहिए जो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो हो,
और यहाँ पर आप 3 वेक्टर्स देख रहे हैं, इनमें से जो v डैश होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। इसका मतलब रिवर को क्रॉस करने के लिए v डैश वेक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सो हमारे पास जो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर लिखा जाएगा दैट इज द d अपॉन v डैश। अब जो हमारे पास विड्थ है दैट इज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और ये हो गया 4 किलोमीटर पर आर। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 1/4 आर, इतना हो जाएगा। इट कम्स आउट टू बी 15 मिनट्स। तो 15 मिनट लगेंगे स्विमर को रिवर को क्रॉस करने के लिए। सो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। आई होप को आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसका डाटा देखते हैं। ये एग्जाम्पल हमें क्या कहता है, रिवर फ्लो ड्यू साउथ। ध्यान रखिएगा इस बारी रिवर ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है, साउथ डायरेक्शन में है। सो उसका डायग्राम समथिंग लाइक दिस होगा। इस डायरेक्शन में हमारे पास रिवर फ्लो कर रही है, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो रिवर की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द रिवर इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ए मैन स्टर्स ए मोटर बोट अक्रॉस द रिवर, ठीक है। हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। तो मैन जो है उसकी वेलोसिटी ऐसी है ईस्ट डायरेक्शन में, और उसका वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड, जिसको यूजुअली हम v लिखते हैं और इसको यूजुअली हम u लिख रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है, रिवर इज 800 मीटर वाइड। तो ये हो गया विड्थ 800 मीटर वाइड। क्वेश्चन है व्हाट इज हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ। हिज वेलोसिटी मीन्स दैट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन, राइट। सो बड़ा ही अच्छा सा इसका आंसर आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या लिखा जा सकता है, या फिर बोट में है तो आप बोट लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पहले तो बोट लिखेंगे, बोट किस में थी, वाटर में थी। सो ये जो वैल्यू थी, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर, ठीक है। और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि रिवर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी, और जो स्विमर या बोट की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है क्या डाटा दिया गया है, और यहाँ पर उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। तो ये इसको देखो कैसे लिखना है, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, यहाँ पर वो चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, यहाँ पर फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, और ये हो गए कॉमन। क्लियर है। इनका वैल्यूज पुट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हो गया 4i कैप, और ये है -j कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो इसको लिखेंगे 2 -j कैप, ऐसा। ये है वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेक्टर फॉर्म में। इसका जब हमें मैग्नीट्यूड देखना है बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में, तो हम इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इट्स कम्स आउट टू बी, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, तो इट्स कम्स आउट टू बी 20। यूनिट लिखा जा सकता है मीटर पर सेकेंड, ओके। अब देखो बोट इधर जा रहा था, रिवर फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, v डैश वेक्टर जो होगा वो ऐसा आएगा, इस तरह से। तो लेट्स से जो रिजल्टेंट है, इसका मतलब जो बोट यहां से स्टार्ट होगा, यहां कहीं आके निकलेगा दूसरे किनारे पे, तो कितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट। सो इस थीटा के बारे में भी हमें बताना है। सो ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि ग्राउंड से जब हम देखेंगे तो हमें बोट ऐसा जाता दिखाई देगा। कितना एंगल बना रहा है, हम यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू को लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, जो रिवर फ्लो की वैल्यू है, और ये पर्सन की वैल्यू, ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। सो डायरेक्शन के लिए आप लिख सकते हो tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर वैल्यू लिखना चाहो तो ऐसे, वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इस तरह से। सो tan थीटा कम्स आउट टू बी 2/4 है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट्स कम्स आउट टू 1/2। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 1/2, ये इतना वैल्यू आएगा फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स साउथ। ये ईस्ट से साउथ की तरफ आ रहे हैं ना, तो ये इसको क्या लिखेंगे, फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स साउथ, ऐसे। ये आपको बी पार्ट इसका मिल गया, सॉरी ए पार्ट। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगा रिवर को क्रॉस करने में। अब रिवर को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को क्रॉस करने में कौन सा वेलोसिटी वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको खुद ही आंसर आना चाहिए कि यहां पर कौन सा वेलोसिटी वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। क्या ये वाला वेलोसिटी वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, या ये वाला वेलोसिटी वेक्टर, या ये वाला वेलोसिटी वेक्टर। तो आपको अब आंसर पता होना चाहिए। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, दिस वेलोसिटी वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर, क्योंकि रिवर को क्रॉस करना है तो हमें उसी के अक्रॉस जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो लेना होगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो लिया जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम टेकन, विड्थ हो गया 800 मीटर और ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, स्पीड हो गया इतना। जब इसको सॉल्व करेंगे इट्स कम्स आउट टू बी 200 सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, 200 सेकेंड्स लगेंगे। हाउ फॉर साउथ ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट विल ही रीच टू द अपोजिट बैंक। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना इधर आ गया है, ये x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, इस x की वैल्यू क्या होगी। तो यही ड्रिफ्ट है, तो ये x की वैल्यू या ड्रिफ्ट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है थर्ड पार्ट में। अब आपको पता है ड्रिफ्ट एक किस्म से डिस्टेंस ही होता है, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। अब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कौन सा वेलोसिटी वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, जो इसी डायरेक्शन में होगा। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर कौन सा है, रिवर फ्लो वाला, ये वाला वेलोसिटी वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, जिसको हम लिखेंगे u, और कितना टाइम लगा, ये टाइम लगा 200 सेकेंड्स लगे। तो इट्स कम्स आउट टू बी 2 × 200 सेकेंड्स, सो 400 मीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का, हाउ फॉर। इस तरह से थ्योरी अगर आपकी पकड़ में है तो सवाल को सॉल्व करना, अच्छे से उसकी करेक्ट डायग्राम बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ आया होगा, आपके लिए फ्रूटफुल होगा। स्टे ट्यून्ड विद माय लेक्चर्स। आने वाले लेक्चर्स पे भी मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा डिजिटल प्लेटफॉर्म से, सो दैट कि आपके पास जो इस टॉपिक से रिलेटेड आसान, मुश्किल, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल आपके सामने आ सकें। और 8-10 न्यूमेरिकल मैं अभी लेके आऊँगा आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, जैसे होता है रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम या एरोप्लेन से रिलेटेड जो रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिर उनको लेके आऊँगा। बट उससे पहले अभी इस लेक्चर के बाद 7-8 न्यूमेरिकल, 10 न्यूमेरिकल इसी टॉपिक पे होंगे। स्टे ट्यून्ड विद माय लेक्चर। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय लेक्चर, सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel so that I will get motivated. Wish you all the best. Bye bye.